डियर फ्रेंड्स, नो दिला चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं राम फड़मौर एडवोकेट करता हूं और हमने आज चैप्टर 33 के सेक्शन 437 के ऊपर चर्चा करनी है। इससे पहले कि हम 437 पर आएँ, ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन से हालात हैं जिनमें ज़मानत अनिवार्य है। हम सेक्शन 436 को पहले पढ़ चुके हैं। वह व्यक्ति जो ज़मानती अपराध में पकड़ा जाता है और बिना वारंट के डिटेन्ड है, वो ज़मानत देने को तैयार है, तो पुलिस अधिकारी या कोर्ट उसे ज़मानत पर छोड़ देगा। ये अनिवार्यता है। यानी ज़मानती अपराध हो जिसमें आदमी को बिना वारंट के पकड़ा हो और वो ज़मानत देने को तैयार हो, तो पुलिस अधिकारी भी और कोर्ट वाले भी, माननीय कोर्ट भी उसको ज़मानत देगी, छोड़ेगी। अब पुलिस अधिकारी या कोर्ट ज़मानत लेने के बजाय उसे पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ सकता है। वो कहता है कि सीआरपीसी का सेक्शन 436(1) जहाँ 436(1) के तहत छोड़ा गया व्यक्ति ज़मानत की शर्तों को तोड़ देता है या पूरी नहीं करता, तो दोबारा न्यायालय उसे ज़मानत देने से इनकार कर सकता है। ये सेक्शन 436(2) में कहा गया है। जो आदमी पुलिस ज़मानत पर न्यायालय से उसे पुनः ज़मानत लेनी होगी, तो इसके लिए जो है दो अथॉरिटी मैंने कल बताई थी कि 1992 क्रिमिनल लॉ जनरल 1299 इलाहाबाद की अथॉरिटी है, हाजी मोहम्मद वसीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, और इसके कंट्रेरी अथॉरिटी कल जो है मैं बताना साइटेशन नहीं दे पाया था, तो वो मोनित मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1991 क्रिमिनल लॉ जनरल 806 पृष्ठ है। दूसरी बात क्या है कि जब जांच 24 घंटे में पूरी ना हो तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्यता है और स्पेशल ऑर्डर लेकर ही उसको आगे डिटेन किया जा सकता है। किंतु जहां जांच मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल से कम की नहीं है, तो सेक्शन 167(2) सीआरपीसी के तहत दोषी को डिटेंशन की अवधि 90 दिन हो सकती है। तीसरी बात, जहां मामला किसी अन्य से संबंधित है, यानी आजीवन कारावास भी नहीं है, मृत्युदंड भी सज़ा नहीं है और 10 साल से कम की नहीं है, तो वहाँ की बात कहता है, तो वहाँ पर 60 दिन तक जो है एक आदमी को डिटेन किया जा सकता है। द क्लेम फॉर बेल हाउर हैज़ टू बी मेड बिफोर सबमिशन ऑफ चार्जशीट। यानी 167(2) की बात हम कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट बेल जिसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति का पकड़ा गया है और वो डिटेन है और 90 दिन या 60 दिन के अंदर चालान नहीं आता, तो उस चालान के आने से पहले ही विल हैव टू अप्लाई, उसने अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर जो है जब अप्लाई हो गया तो कोर्ट इज़ बाउंड टू ग्रांट हिम बेल। अब उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक अथॉरिटी दी है। प्रश्न आया कि क्या इस तरह से दी गई ज़मानत चालान आने के बाद कैंसिल हो सकती है? तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा यस, हो सकती है, और इसके ऊपर अथॉरिटी है 1992 क्रिमिनल लॉ जनरल 352। जबकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं हो सकती। तो अब इसके ऊपर मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बताता हूँ जिसने इस बात का निपटान किया, और वो अथॉरिटी है 1996 सुप्रीम कोर्ट केसेस 718 बिपिन शांतिलाल का केस में कहा कि नहीं, कैंसिल नहीं हो सकती, किंतु बेल कैंसिल हो सकती है एक प्रोविज़न के तहत, और वो प्रोविज़न जो आज हम पढ़ेंगे वो है 437(5). अब जो है हम इसके ऊपर एक अथॉरिटी में और आपको बताना चाहूँगा। जगतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की अथॉरिटी है 2016 3 RCR क्रिमिनल 618, जो रेलेवेंट लॉ है। अब आते हैं हम सेक्शन 437 पर। इससे पहले कि हम सेक्शन 437 को पढ़ें,
आपको मैं ये बता दूं कि ऑनरेबल कोर्ट जमानत देने से पहले एक नहीं अनेक पहलुओं के ऊपर विचार करती है। और वो पहलू क्या हैं कि नेचर ऑफ द ऑफेंस, जुर्म की गंभीरता को देखा जाएगा। एक आदमी ने चोट मार दी, 325-26 का केस बन गया, 26 का केस बन गया। अब 26 का केस बनने और एक आदमी ने कत्ल कर दिया, दोनों ही अपराध अजमानतीय हैं। 376 का अपराध कर दिया, वो जो भी अजमानतीय है, लेकिन इन तीनों की गंभीरता अलग अलग है। दूसरा है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, जुर्म की सज़ा कितनी है। अब जुर्म की सज़ा कितनी है, जब हम 437 एक पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई मिलेगी कि कोर्ट कैन ग्रांट द बेल, बट जहाँ पर मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है या 10 साल से कम की सज़ा नहीं है, वहाँ पर ज़मानत देने से इनकार कर सकती है, इनकार करेगी, ज़मानत नहीं देगी। तो इसलिए पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस को भी देखना है और उसके आधार पर भी ज़मानत देते हुए कंसीडर करना है। तीसरा है एप्रीहेंशन ऑफ फ्लीइंग, कि यदि ज़मानत दे दी जाए तो क्या वो भाग तो नहीं जाएगा, कोर्ट के सामने कोई रुकावट तो नहीं आएगी केस में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, क्या दोबारा से उसी तरह का कोई वो ऑफेंस फिर तो नहीं कर देगा। तो इन सारी बातों का इस तरीके से ध्यान रखना है। और अगला ध्यान ये भी रखना है कि यदि उसको ज़मानत पर छोड़ दिया जाए तो क्या वो विटनेसेस को प्रलोभन, थ्रेट या टेम्पर भी तो नहीं करेगा। उसका हेल्थ और सेक्स भी देखना है, स्वास्थ्य, अगर मतलब इस तरह की बीमारी है कि ही इज़ नॉट फिट टू बी रिटेन्ड और डिटेन्ड, देन कोर्ट विल कंसीडर दैट आल्सो। सेक्स, अब सेक्स की बात जो है मतलब ये नहीं है कि आप उसमें देखेंगे कि 437 को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कहा कि बच्चा, बूढ़ा या औरत, उसको कंसेशन दिया जा सकता है। तो इसलिए ये सेक्स की बात यहाँ पर आई। और हैबिचुअल ऑफेंडर, ये भी देखना है कि क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, बार बार जो है जुर्म करने का आदी तो नहीं है। इस प्रकार से ये सारी बातें देखते हुए एक साथ में देखना है स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड। अब एक वकील जो है अरेस्ट हुआ, कोर्ट के साथ झगड़ा किया, तो उसने कहा कि ही इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज स्पेशल केस। और इसके ऊपर ये श्रीधरन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज की अथॉरिटी है, 1998 क्रिमिनल लॉ जनरल 1042 इलाहाबाद की। अब उसके बाद नेचर ऑफ एविडेंस भी देखना है कि प्रोसिक्यूशन के हक़ में किस तरीके का एविडेंस जो है फाइल के ऊपर आया है, 161 के बयानात वगैरह या दस्तावेज वगैरह के आधार पर। इन सारी बातों पर विचार करके न्यायालय अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग कर सकता है। अब 437 क्या है उसके ऊपर आए, इससे पहले मैं आपको एक दो अथॉरिटी और बता देना चाहता हूँ। यदि एक आदमी की बेल जो है 437 में खारिज होगी तो सेकंड बेल एप्लीकेशन यदि कोई देता है तो नॉर्मली उसी जज के सामने प्रेजेंट होनी चाहिए जिसने पहले खारिज की थी। और इसके ऊपर अथॉरिटी लिख सकते हो आप, हरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2002-1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 649, माननीय अपेक्स कोर्ट की अथॉरिटी है। 2002-1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 649 हरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब दूसरी अथॉरिटी है जगमोहन बहल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली की 2014 विद इन ब्रैकेट 16 सुप्रीम कोर्ट केसेस 501। तो ये अथॉरिटी दोनों की दोनों ये कहती हैं कि यदि पहली बेल एप्लीकेशन खारिज होगी है तो दूसरी बेल एप्लीकेशन भी उसी कोर्ट में जाएगी जिसने पहली खारिज की है। अब एक अथॉरिटी मतलब इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 437 पर आएँ कि लोकल श्योरिटी की डिमांड नहीं की जा सकती। और डिमांड ऑफ लोकल श्योरिटीज़ के ऊपर जो है
3 अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, तीनों की तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट अथॉरिटी हैं। आजकल मोतीराम वाली अथॉरिटी को प्राय कोट किया जाता है। मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1594। और दूसरी अथॉरिटी है केशव नारायण बैनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट 1666। और तीसरी अथॉरिटी है अनवरी बेगम वर्सेस शेर मोहम्मद 2005, क्रिमिनल लॉ जर्नल 4132 8 पेज 4135। ये भी तीनों की तीनों अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट 1462, फ्री लीगल एड कमेटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। उसके अंदर ये कहा गया कि व्हेन एन एक्यूज्ड इज़ रिलीज्ड ऑन बेल ही नीड नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर टिल चार्जशीट इज़ फाइल्ड। यानी एक आदमी की ज़मानत होगी, ज़मानत होने के बाद इतने तक चालान कोर्ट में नहीं आ जाता, ही नीड नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर टिल चार्जशीट इज़ फाइल्ड। अदालत में वो पेश हो ना हो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी बातों के बाद अब हम आते हैं रेलेवेंट सेक्शन 437 की तरफ। और 437 क्या कहता है, इस सारे को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे तो सब सेक्शन 1 को मैं पढ़ता हूँ। वो क्या कहता है कि व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ज़मानत कब ली जा सकती है कि व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ, शब्द को ध्यान से देखें, ये कहता है जब कोई आदमी एक्यूज्ड ऑफ है, किसका, उस ऑफेंस का, जिस ऑफेंस की बात, जिस ऑफेंस में वो सस्पेक्टेड ऑफ या संदेह है कि इसने ये जुर्म किया है, इस सेक्शन के तहत किया है। द कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड। किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के करने पर उसको अरेस्ट किया गया है और इज डिटेन्ड विदाउट वारंट, बिना वारंट के पकड़ा गया है, बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी के द्वारा, या अपीयर्स, वो स्वयं पेश होता है, और इज बरोट, या कोर्ट के सामने ले आया जाता है, अदर देन द हाई कोर्ट ऑफ सेशन ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को ही मे बी रिलीज्ड अदर देन, दूसरी कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को छोड़ करके ही मे बी रिलीज्ड, उसकी ज़मानत की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, कौन से केस में नहीं की जा सकती, बट सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज़ बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। लेकिन उस आदमी की ज़मानत नहीं हो सकती जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सज़ा वाले जुर्म का में लिया गया है। अब तीसरी बात क्या कहती है, दूसरा जो है इसके ऊपर क्या है कि पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड, उस आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा, कब, इफ़ सच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, यदि अपराध संज्ञेय है। अब संज्ञेय अपराध के माने जो है आप लोगों को पता ही होगा कि अरेस्ट विदाउट वारंट को संज्ञेय अपराध कहते हैं। तो क्या कहता है, यदि अपराध संज्ञेय है और ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर और मोर। संज्ञेय अपराध में पहले मृत्यु दंड वाले केस में या आजीवन कारावास में या 7 साल से अधिक वाले में उसकी सज़ा हो चुकी है, तो उसकी ज़मानत नहीं होगी। और इसी में एक लाइन और भी कह दी, और ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 or more occasions of cognizable offense punishable with imprisonment for 3 years or more not less than 7 years। यदि 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा वाले केसों में उसकी 2 या 2 से अधिक बार सज़ा हो चुकी है।
तो भी उसकी जमानत नहीं होगी। लेकिन अब प्रोवाइडेड दे दिया इसमें, परंतु फिर एक प्रतिबंध लगाया, क्या कि दैट कोर्ट में डायरेक्ट दैट ए पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज 1 टू बी रिलीज ऑन बेल। अब क्लॉज 1 और 2 के अंदर जो है जिनका रेफरेंस आया, ये कहता है कि मतलब ही में भी रिलीज ऑन बेल, उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है इफ सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, यदि वो 16 साल से छोटा है, और इज ए वोमेन या एक औरत है, और इज सिक और इनफॉर्म, बीमार है या शिथिलांग व्यक्ति है। तो अब इस आधार के ऊपर एक और प्रोवाइडेड दे दिया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में आल्सो डायरेक्ट दैट ए पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 2 बी रिलीज ऑन बेल इफ it is satisfied that it is just and proper so to do for any other special reason। यदि कोई ख़ास कारण है तो ये 2 वाले में कहता है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड जो है, यदि वो डेथ वाले केस में या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केस में या मोर देन 7 ईयर्स वाले में, या इस 2 या 2 से अधिक बार, मतलब 3 से 7 साल वाले तक के जुर्म, सज़ा के जुर्म में अगर वो कन्विक्ट हुआ है, तो कहता है कि इसके अंदर जो है अगर ऑनरेबल कोर्ट कोई उचित कारण समझती है तो भी छोड़ सकती है। अब इसका एक और प्रोवाइडेड दिया कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट द मियर फैक्ट दैट एन एक्यूज्ड पर्सन मे बी रिक्वायर्ड फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय विटनेसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट बेल if he is otherwise entitled to be released on bail and gives an undertaking that he shall comply with such directions as may be given by the court। वो आदमी जो डिटेन किया गया है, इस बात पर उसकी ज़मानत खारिज नहीं की जा सकती कि विटनेसेस ने इसको आइडेंटिफाई करना है। यदि उसका दूसरा ग्राउंड बनता है तो इस बात के ऊपर उसकी ज़मानत खारिज नहीं की जा सकती कि इसका अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचान करवानी ज़रूरी है। अब इसके ऊपर मैं आपको अथॉरिटी बताना चाहूँगा। 1988 एक क्राइम्स 236 राज महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इस बात के ऊपर नहीं जमानत खारिज की जा सकती। मीनिंग देयर बाई इस प्रोविजो को सीमेंट किया है इस अथॉरिटी ने। अब जो है आगे फिर प्रोवाइडेड दिया है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो पर्सन शैल इफ द ऑफेंस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम इज पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर बी रिलीज ऑन बेल बाय द कोर्ट अंडर सब सेक्शन विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इसमें क्या कहा कि जब जुर्म लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है, डेथ पेनल्टी का है या 7 साल से ऊपर की सज़ा वाले का है, तो पीपी को नोटिस देना ज़रूरी है और पीपी को सुने बगैर जो है ग्रांट नहीं होगी बेल। इसका अर्थ ये है। अब हम आते हैं सब सेक्शन 2 के ऊपर। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? इफ़ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एन स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल, तीनों बात कह दी। यदि कोर्ट को या पुलिस अधिकारी को, ऑफिसर को ये इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में या ट्रायल में ये लगता है दैट देयर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी उनको ये लगता है कि भाई ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है ना, इसने कमिट नहीं किया। मीनिंग देयर बाई दे कम ऑन द कंक्लूजन कि ये तो बेलेबल ऑफेंस कर रहा है, नॉन बेलेबल नहीं कर रहा। तो बट देयर आर सफिशेंट ग्राउंड्स फॉर फर्दर इंक्वायरी इनटू द गिल्ट, और इस दोष के अंदर आगे जांच करने के लिए बहुत से कारण हैं। तो फिर क्या कर सकता है कि एक्यूज सेल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 446A पेंडिंग सच इंक्वायरी बी रिलीज ऑन बेल। जब न्यायालय को ये लगता है कि इसने
नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है और इसमें सफिशिएंट ग्राउंड हैं कि आगे इंक्वायरी किए जाने के, तो उसकी ज़मानत दी जा सकती है। और एट द डिस्क्रिशन ऑफ सच ऑफिसर आर कोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन बाय हिम ऑफ ए बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। तो उसको बॉन्ड भरवा करके बिना श्योरिटी के भी छोड़ा जा सकता है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 देखेंगे, When any person accused or suspected of a commission of an offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more, of an offence under Chapter 6, Chapter 16 और Chapter 17 of the Indian Penal Code, or abatement or conspiracy or attempt to commit any such offence, यानी जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष या उससे अधिक की है और भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 16, चैप्टर 16 और चैप्टर 17 के अधीन कोई अपराध करने या उस अपराध को उकसाने, दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है, तो उपधारा 1 के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है। तो न्यायालय ये शर्त अधिरोपित करेगा। अगर फिर उसको छोड़ते हैं सब सेक्शन 1 के तहत, तो ये कंडीशन उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती हैं। क्या क्या? दैट सच पर्सन शैल अटेंड द कोर्ट इन अकॉर्डेंस, कि वो आदमी कोर्ट को अटेंड करेगा, मतलब हर पेशी पर हाजिर होगा बंद पत्र की शर्तों के अनुसार। दूसरी क्या शर्त लगाई जा सकती है? दैट सच पर्सन शैल नॉट कमिट एन ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस ऑफ विच ही इज अरेस्टेड सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ विच ही इज सस्पेक्टेड, यानी वो जुर्म जिसमें वो सस्पेक्टेड है या जो उसने किया है, जिसमें वो अरेस्ट किया गया है, उसका सिमिलर यानी उसी तरह का कोई जुर्म दोबारा नहीं करेगा। तीसरा, that such person shall not directly or indirectly make an inducement, threat, promise to any person acquainted with the facts of the case as to dissuade him from disclosing such fact to the court or to any police officer or tamper with the evidence। यानी ऐसा व्यक्ति जो उस मुकदमे के तथ्यों से परिचित है, भली भांति परिचित है या उसको जानता है, तो कोई भी व्यक्ति उस यानी वो छोड़ा जाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को ना कोई थ्रेट देगा, ना ही कोई प्रोमिस वायदा करेगा, ना उसको इंड्यूसमेंट करेगा और ना जो है जो मुकदमे में पेश होने वाले साक्ष्य हैं उनमें किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ या बिगाड़ करेगा। ये शर्त कोर्ट लगा सकती है। और उसके ऊपर एक मैं अथॉरिटी बताना चाहूँगा, 2003 क्रिमिनल लॉ जनरल 980 दिल्ली हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। इसमें कहता है कि कंडीशन शुड नॉट बी अनरीजनेबल, कि जो कंडीशन लगाई जाएं वो रीजनेबल होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस थी। अब हम सेक्शन 4 की सब सेक्शन 4 की तरफ आते हैं। और सब सेक्शन 4 क्या कहता है? एन ऑफिसर और कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 shall record in writing his or her reasons or special reasons for so doing। जब किसी की जमानत दी जाएगी तो कोई व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जाएगा तो मैजिस्ट्रेट अपने कारण और स्पेशल कारण लिखेगा कि उसको क्यों छोड़ा जा रहा है। तो इसके ऊपर एक अथॉरिटी भी है कि 2010 एक सुप्रीम कोर्ट केसेज क्रिमिनल 1373 मसरूर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब सब सेक्शन 5 क्या कहता है? मैंने 437 पढ़ाने से पहले आपको ये भी बताया था कि यदि बेल कैंसिल हो सकती है तो वो 437(5) में हो सकती है। अब 437(5) क्या कहता है इसको देखेंगे कि एनी कोर्ट विच हैज़ रिलीज ए पर्सन ऑन बेल अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 मे इफ इट कंसिडर्स इट नेसेसरी so to do direct that such person be arrested and commit him to custody।
यदि न्यायालय को ये लगता है कि उसने बंद पत्र की शर्तों को तोड़ दिया है और उसको गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। इसके लिए 3 अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है 1975 क्रिमिनल लॉ जनरल 1007 पंजाब एंड हरियाणा। दूसरी अथॉरिटी है 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल 784, ये भी पंजाब एंड हरियाणा की है। और तीसरी अथॉरिटी है बशीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1977 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 410, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। अब सब सेक्शन 6 की तरफ आते हैं हम। सब सेक्शन 6 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कम वकीलों को इसका ज्ञान है ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रयोग बहुत कम ने किया है। अब आप देखेंगे ये क्या कहता है, इफ़ इन एनी केस ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट, वो मुकदमा जिसकी सुनवाई मैजिस्ट्रेट द्वारा की जानी है और उसका मुलजिम है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, एंड इज़ नॉट कंक्लूडेड विद इन पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स्ड फॉर टेकिंग एविडेंस ऑफ इन द केस। एक मुकदमा जो मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसकी सुनवाई की तारीख फिक्स कर दी गई और 2 गवाही की, और 2 महीने के अंदर जो एविडेंस अगर कंक्लूड नहीं हुआ तो सच पर्सन शैल इफ ही इज इन कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ द सेड पीरियड बी रिलीज ऑन बेल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, फिर उसे जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। बी रिलीज यानी ये यहाँ पर मैंडेटरी है ये, अनलेस फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट्स, कोई विशेष कारण हो तो दूसरी बात है, अन्यथा मैजिस्ट्रेट को समाधान पर जमानत पर छोड़ दिया, मैजिस्ट्रेट उसे जमानत पर छोड़ देगा। अब 7 क्या कहता है, यदि इफ़ at any time after the conclusion of the trial of the person accused of non-bailable offence and before judgment is delivered, the court is of the opinion that there are reasonable ground for believing that the accused is not guilty of any such offence, it shall release the accused if he is in custody on the execution by him of a bond without sureties for his appearance to hear judgment or delivered। सेक्शन समझ में आया नहीं आया थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं इसको बताना चाहूँगा कि बहस सुन ली और बहस सुनने के बाद जज साहब को ये हो गया कि ये दोषी तो नहीं है और जजमेंट उस दिन सुना नहीं रहा, तो उस दिन उसको ज़मानत ग्रांट कर सकता है और ये कह सकता है कि ऑर्डर सुनने की तारीख पर आपको हाजिर होना है। दिस इज़ दिस प्रोविजन। तो अब जो है इसके ऊपर मैं आपको 437 के ऊपर कुछ अथॉरिटीज़ बताना चाहूँगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अथॉरिटी जो है ना, पावर ऑफ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट टू ग्रांट, वो संदीप कुमार बफना वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर का केस है 2014 क्रिमिनल लॉ जनरल 2245 सुप्रीम कोर्ट का मैं ये कहा गया है। और इसी की पैरेलल अथॉरिटी यानी यही अथॉरिटी दूसरी जगह साइट हुई है AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 1745 पर। एक चिट फंड घोटाला प्रकरण का केस था, उसके ऊपर एक अथॉरिटी आपको बताना चाहूँगा, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 444। केस का नाम है मनोरंजना सिंह एलाइस गुप्ता वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें अभियुक्त वित्तीय घोटाले में सम्मिलित है जिसमें लाखों जमाकर्ता प्रभावित हुए हैं। वो 15 माह से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में है और विभिन्न रोगों से ग्रसित है। लंबी अन्वेषण की स्थिति का प्रतिवेदन जो दाखिल किया गया है उससे उसे और आगे न्यायिक अभिरक्षा में रखने को न्यायोचित नहीं करता। शर्तों विशेष के साथ जमानत मंजूर की जाती है।
यानी जो शर्तें मैंने आपको पहले बताई थी उनके अनुसार इसकी ज़मानत की गई थी। अब एक अथॉरिटी मैं आपको और बताना चाहूँगा, AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 1745, ये वही अथॉरिटी है मिस्टर संदीप कुमार बफनावाड़ी। इसके अंदर क्या कहा गया कि धारा 437 और 439 के अधीन ज़रूरतें अलग अलग हैं। धारा 437 से वांछित है कि कोई गिरफ्तार अथवा निरुद्ध जरूर होना चाहिए। दूसरी ओर धारा 439 से वांछित है कि व्यक्ति का अभिरक्षा में होना जरूरी है। शब्द अभिरक्षा वैसा नहीं जैसा अर्थ गिरफ्तार या विरुद्ध का है। मीनिंग देयर बाय रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 437 एंड 439 आर डिफरेंट। सेक्शन 437 रिक्वायर्स दैट पर्सन मस्ट बी अरेस्टेड और डिटेन्ड। आदमी ज़रूर अरेस्ट होना चाहिए और डिटेन्ड होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड 439 रिक्वायर्स दैट पर्सन मस्ट बी इन कस्टडी। वर्ड कस्टडी एज सच कैन नॉट बी गिवन मीनिंग सिमिलर टू अरेस्ट और डिटेंशन। अब जो है इस आधार से हमारा सेक्शन 437 पूरा होता है और अब हम अगला सेक्शन करते हैं 437A। बेल टू रिक्वायर एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट एपीलेट कोर्ट। ये सेक्शन 437A जो है नया इंसर्ट किया गया है 31/12/2009 को, और इसके अंदर क्या कहता है कि बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल एंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ द अपील, द ट्रायल कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस ऑफ द अपीलेट कोर्ट एज द केस में बी shall require the accused to execute bail bonds with sureties to appear before the higher court as and when such court issues notices in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bail bonds shall be in force for 6 months। यानी लोअर कोर्ट के अंदर जब मुकदमा है तो वो उस मुकदमे का निपटान करते वक्त या उससे पहले ये बेल बॉन्ड भरवा सकता है कि जो ही अगली कोर्ट से कोई सम्मन आता है तो आप वहाँ पर तुरंत अपीयर हो जाओगे। और ये जो श्योरिटी बॉन्ड लिए जाते हैं या बेल बॉन्ड लिए जाते हैं ये 6 महीने तक ही वैलिड रहते हैं, उसके बाद नहीं। दूसरा क्लॉज इसका क्या कहता है, इफ़ सच एक्यूज्ड फेज टू अपीयर द बॉन्ड स्टैंड फॉरफिटेड एंड द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 446 शैल अप्लाई। 446 में क्या है कि जब कोई आदमी पेश नहीं होता तो उसका, जैसे मान लिया 5,000 रुपये का बॉन्ड लिया था तो वो 5,000 रुपये तक का कोर्ट की डिस्क्रिशन है, 5,000 या 5,000 तक का जितना भी रुपये का चाहे वो जुर्माना कर सकता है और वो बेल बॉन्ड फॉरफिट करते हुए उतने रुपये रिकवर किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन 437 और 437A पूरा हुआ। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और कल हम सेक्शन 438 के ऊपर चर्चा करेंगे। जय हिंद।